शेखर ई स्टडी में आप सभी का स्वागत है। प्रिय विद्यार्थियों, हमारे इस ऑनलाइन इंस्टीट्यूट के माध्यम से आप सभी को गणित और हिंदी विषय का आधारभूत तरीके से अध्यापन कराया जाता है, जिसमें कहीं अगर थोड़ी बहुत त्रुटि हो जाती है तो उसके लिए हम क्षमा प्रार्थी हैं और इस संबंध में आपके सुझाव आमंत्रित हैं। धन्यवाद। हेलो दोस्तों, मैं शेखर स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल शेखर ई स्टडी पॉइंट पर। दोस्तों, सामान्य हिंदी की कक्षाएं आपकी चल रही थी, जिसमें हम वर्णों की चर्चाएं कर रहे थे। ठीक है, मतलब हमने भाषा के आपको बता दिया है, भाषा के बारे में। भाषा में मैंने हिंदी की चर्चा कर दी है, हिंदी की बोलियां, लिपियां, इन सारी चीज़ों की चर्चाएं कर दी गई हैं। अगर आपने नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट बनी हुई है, चैनल की प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ सारे वीडियो आपको क्रम से मिल जाएंगे। आपकी एक दिवसीय परीक्षा के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। ऐसी कोई भी परीक्षा जिसमें सामान्य हिंदी पूछी जाती है, उन सभी परीक्षाओं के लिए ये बहुत महत्वपूर्ण सेशन है। ठीक है, तो देखिएगा कि अभी तक जो हमने पढ़ा था वो वर्णमाला में हमने वर्णों का परिचय जान लिया था कि कुल वर्णमाला में कुल वर्णों की संख्या 52 होती है। उनका विभाजन भी हमने जान लिया था स्वर, व्यंजन और अयोगवाह में। ठीक है, अब हम उनका थोड़ा स्थान देख रहे थे कि उच्चारण के स्थान पे या विभिन्न प्रकार के स्थानों के आधार पर किस प्रकार से उनका विभाजन किया गया। ठीक है, उसमें हम पहला देख रहे थे स्वरों का विभाजन। ठीक, स्वरों का वर्गीकरण हम देख रहे थे। इसमें भी हमने आपको स्वरों के वर्गीकरण में भी हमने उच्चारण के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण बता दिया था। उच्चारण के बाद जिह्वा के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण बता दिया था। ठीक है, मुख आवृत्ति के आधार पर भी स्वरों का वर्गीकरण हमने बता दिया है इसके पहले के पार्ट में। मतलब सर्वप्रथम हमने आपको पूरे वर्णमाला के जितने वर्ण हैं उनका परिचय कराया। अब उन वर्णों से किस तरीके से प्रश्न बनते हैं, उनके उच्चारण आधार पर किस तरीके से प्रश्न बनते हैं, इन सारी चीजों की चर्चाएं हो रही हैं। इसलिए आपको शुरू से देखना बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। अगर आपने पहले की वीडियो न देखे हो तो अवश्य देख लीजिएगा। क्रम करके देखेंगे तो बहुत समझ में आएगा। ठीक है, और आप लिंक कर पाएंगे एक दूसरे को। तो आज जो स्वरों के वर्गीकरण में अगला होगा, तीनों के बाद ओष्ठ के आवृत्ति के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण। ठीक है, ये आपका चौथा प्रकार होगा। इसके पहले के तीन प्रकार देखिए, हमने बताया था उच्चारण के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण, जिसमें हम कंठ, तालु, मूर्धा, दंत, ओष्ठ सबको लेके उनसे रिलेटेड वर्णों की चर्चाएं किए थे। ठीक है, जिह्वा पर हमने विभाजित किया था। ये सारे प्रश्न आते हैं, पूछ देगा कि जिह्व के मध्य भाग से कौन सा स्वर उच्चारित किया जाता है, तो आप कहेंगे अ। ऐसा है जो जीव के मध्य भाग से उच्चारित होता है। अग्र भाग से ई उ ऊ और ऋषि, ये अग्र भाग से होते हैं। ठीक है, और पश्च भाग से जो शेष बच रहे हैं वो हो जाएंगे। तो इस तरीके से प्रश्न आपके बनते हैं, इसलिए उन सभी चीजों को आप अच्छे से नोट करिएगा और याद भी कर सकते हैं, उसे पढ़ सकते हैं। तो आपको प्रश्न जो आएंगे उसे समझ पाएंगे और अपना विकल्प सही तरीके से चयन कर पाएंगे। ठीक है, तो ओष्ठ आवृत्ति के आधार पर अब देखिए ओष्ठ आवृत्ति भी किस तरीके से होगी। एक पहला जो होगा वृत्ताकार, अवृत्ताकार और अर्धवृत्ताकार, मतलब तीन प्रकार से है। वृत्ताकार मतलब इस तरीके से आप स्वरों का उच्चारण करें, क्योंकि आप स्पेशली अभी स्वरों का वर्गीकरण पढ़ रहे हैं, इसलिए हम केवल स्वरों की बात कर रहे हैं कि अगर वृत्ताकार मुख के आधार पर स्वरों का विभाजन देखा जाए तो आप ऐसे स्वरों को लेंगे जिनका उच्चारण करते समय आपका होंठ जो है वो वृत्ताकार हो जाए। मतलब आप जो इस तरीके से होंठ आपके होते हैं, अगर ये खुले तो ये वृत्ताकार खुले, मतलब गोलाई में, मतलब ऊपर का ये हो जाए, नीचे का ये, मतलब इस तरीके से खुले तो ये वृत्ताकार हो जाएगा। ठीक है, ये क्या है, वृत्ताकार है। होंठ है आपके बंद है, जब खोलेंगे तो इस तरीके से खुलेंगे, वृत्ताकार हो जाए। ऐसे कौन कौन से स्वर हो सकते हैं, तो वो स्वर है देखिए उ उ। आप बोलिएगा उ, बड़ा उ बोलेंगे तो आपके होंठ इस तरीके से हो जाएंगे, गोल गोल आकृति के, उ उ ओ औ। ठीक है, उ उ ओ औ। ठीक, अवृत्ताकार, अवृत्ताकार मतलब हुआ कि बोलने पर होंठ वृत्ताकार ना हो। अवृत्ताकार मतलब वृत्ताकार न हो। तो उ उ ओ औ क्या है, वृत्ताकार स्वर है। किसके आधार पे, ओष्ठ के आधार पर वृत्ताकार स्वर कौन कौन से, उ उ ओ औ। पूछ देगा कि ओष्ठ के आधार पर कौन सा स्वर वृत्ताकार नहीं है, तो विकल्प दिए रहेंगे। अगर ये चारों विकल्प में है और कोई ऐसा होगा जो वृत्ताकार नहीं होगा, वो भी होगा, तो आपको उसमें चयन करना पड़ेगा। वो तभी कर पाएंगे जब आप इसे अच्छे तरीके से जानते रहेंगे। ठीक है, अवृत्ताकार, वृत्ताकार आपने देख लिया उ उ ओ औ। ठीक है, अवृत्ताकार अ ई ए ऐ और ऋषि। ठीक है, अ ई और ए आई ऋषि। तो अ ई, बड़ा ई, ए आई और ऋषि, तो ये क्या है, अवृत्ताकार है। ये अवृत्ताकार है, मतलब इनको जब आप उच्चारित करेंगे तो ओष्ठ आकृति के आधार पर इनके होंठ वृत्ताकार नहीं होते। ठीक है, तो इन्हें अवृत्ताकार की श्रेणी में रखा जाता है। अर्धवृत्ताकार एक ही बचा है आ क्या है, अर्धवृत्ताकार है। मतलब इस तरीके से आप बोलेंगे तो होंठ पूरा वृत्ताकार ना होकर अर्धवृत्ताकार होगा, लेकिन
न तो बंद होगा न तो पूरा वृत्ताकार होगा, मध्य की अवस्था होगी अर्धवृत्ताकार। मतलब इस तरीके से भी नहीं होगा न ही इस तरीके से, थोड़ा सा खुला रहेगा और थोड़ा सा ऐसा बंद प्रतीत होगा। तो अवृत्ताकार की श्रेणी में आएगा क्या? आ। प्रश्न पूछ देगा कौन सा स्वर अवृत्ताकार है, तो आप अगर विकल्प में ये दिया है तो इसे टिक करेंगे। ठीक है, इस तरीके से प्रश्न आपके पूछे जा सकते हैं। तो 4 प्रकार आपने देख लिया, उच्चारण के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण, जिह्वा और आवृत्ति के आधार पर। अब ये ओष्ठ की आवृत्ति के आधार पर हो गया। ठीक है, अब आइए अगला देखते हैं। देखिए अगला विभाजन है मात्रा के आधार पर। ठीक है, स्वरों के वर्गीकरण में अगला विभाजन है मात्रा के आधार पर। यहाँ से भी प्रश्न आते हैं एक मात्रिक और द्विमात्रिक। ठीक है, देखिए अगर आपने छंद के विषय में थोड़ा बहुत जानते होंगे तो मात्राओं से परिचय होंगे। छंद में इस तरीके की मात्राएं लगाई जाती है, एक मात्रा के लिए ये साइन उपयोग किया जाता है, और अगर जहाँ पे 2 मात्राएं होती है इस तरीके की वर्तुलाकार साइन का उपयोग किया जाता है। ठीक है, तो जब मात्रा के आधार पर वर्गीकरण पढ़ेंगे तो लघु मात्रिक खड़ी पाई, जिसे आप खड़ी कहते हैं लघु मात्रिक। ठीक है, ये लघु एक मात्रिक है, खड़ी पाई के रूप में होती है। और दूसरा है गुरु द्विमात्रिक, ये वर्तुलाकार चिन्ह के रूप में होता है, यहाँ मैंने प्रदर्शित कर रखा है। ठीक है, तो एक मात्रिक अर्थात लघु के रूप में तो कौन कौन से वर्ण आएंगे इसमें? देखिए अ आएगा, एक मात्रिक है, ई एक मात्रिक है, छोटा ऊ एक मात्रिक है और ऋषि ये एक मात्रिक है। ठीक है, इनकी संख्या कितनी है? 4 है। मैंने यहाँ पे लिख दिया है अ ई ऊ ऋषि 4। ये क्या है? एक मात्रिक है, लघु लघु स्वर वर्ण है। ठीक है, तो आपसे पूछ सकता है कि एक मात्रिक वर्ण अ ई ऊ ऋषि संख्या में कितने? 4। देखिए ये अंग, ये अनुनासिक वाला भिन्न है इससे। ठीक है, ये इस श्रेणी में नहीं आता। ठीक है, और दूसरा है गुरु द्विमात्रिक वर्तुल, ये वर्तुलाकार का इसके साइन होती है, इसे देखिए द्विमात्रिक वर्ण भी कह सकते हैं। ठीक है, द्विमात्रिक स्वर वर्ण कौन कौन से? अगर आपसे पूछ दे कि द्विमात्रिक स्वर वर्ण कौन कौन से, तो आप बताएंगे आ है, मतलब इनको छोड़कर जितने बच रहे हैं सभी है, आ ई उ ए आई ओ औ। ठीक है, ये सारे क्या है? द्विमात्रिक स्वर वर्ण है। संख्या में कितने हैं? 7। तो यहाँ से भी प्रश्न आपके आते हैं, आप इन्हें लिख लीजिएगा। जैसे मैं क्रम से बता रहा हूँ सारी चीजों को आप नोट करते चलिएगा, आप एक बार रिवाइज कर लेंगे, आसानी से समझ में आ जाएगा। देखिए अंग और अ इस श्रेणी में नहीं आते, ये भिन्न है। ठीक है, इन्हें आप ऐसे नहीं कि मात्रा देख के अनुस्वार विसर्ग में कह दें कि ये द्विमात्रिक है, द्विमात्रिक नहीं है, ये मात्राएं द्विमात्रिक में नहीं आगे नहीं जाती। ठीक है, और ये अनुनासिक वाला भी ये भिन्न आता है, ये एक मात्रिक में नहीं आता। तो एक अगर आपसे पूछ दे द्विमात्रिक वर्ण कौन से हैं, 3-4 विकल्प दे देगा। अगर स्वर की बात किया होगा तो द्विमात्रिक स्वर वर्ण पूछ सकता है। ठीक है, द्विमात्रिक स्वर वर्ण कौन कौन से हैं, तो ये अगर आपको विकल्प में इनमें से कोई दिख जाएगा तो सही होगा। ठीक है, अन्यथा पे गलत होगा। तो आ ई उ ए आई ओ औ ये क्या है? द्विमात्रिक है, संख्या में 7। और एक मात्रिक आई ई अ ई उ ऋषि। ठीक है, एक और आपका विभाजन बचता है समानता के आधार पर। समानता के आधार पर हालांकि मैंने पहले भी चर्चा कर रखी है समानता के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण, फिर एक बार आपको बता देता हूँ। ठीक है, आपका रिवाइज भी हो जाएगा, आप उसे नोट करते हैं तो क्रम में भी आपका वो आ जाएगा। ठीक है, देखिए स्वरों के विभाजन अंतिम रूप से समानता के आधार पर। ठीक है, कौन से वर्ण समान है, कौन से असमान है, ये शुरुआत में भी मैं एक नजर आपको बता दिया था, अगर आपने ध्यान से पढ़ा होगा तो आपको याद होगा, नहीं भी पढ़ा है तो यहाँ फिर से रिकॉल हो जाएगा। समान स्वरों की संख्या कितनी है? 3 है। समान स्वर क्यों कहा जाता है? कि जब ऐसे स्वर जो 2 समान स्वरों से मिलकर बने हो, जैसे आ ई उ, इनकी संख्या कितनी है? 3 है। ये क्या है? समान स्वर है। देखिए अ और अ के मेल से आ बनता है, ई और ई के मेल से ई बनती है, उ और उ के मेल से बड़ा उ बनता है। ठीक है, तो देखिए समान स्वर है, क्यों है? क्योंकि अ और अ दोनों समान है, इनका मेल से आ बन जा रहा है। ई और ई दोनों समान है, इनके मेल से बड़ी ई बन जा रही है। उ और उ दोनों समान है, इनके मेल से बड़ा उ बन जा रहा है। ठीक है, अब संख्या में कितने? 3 है। ठीक है, आप जानते रहिएगा, प्रश्न यहाँ से आते हैं, समान स्वर कौन है, कौन याद देगा समान स्वर कौन से नहीं है। ठीक है, असमान स्वरों की बात करें तो असमान स्वरों की संख्या 4 है। कौन कौन से हैं? ए आई ओ औ। ठीक है, ए आई ओ औ ये भी मैं बता रखा हूँ। देखिए अ प्लस ई से ए बन जाता है, अ प्लस ए से आई बन जाता है, अ प्लस उ से ओ, अ प्लस ओ से औ बन जाता है। ठीक है, तो देखिए यहाँ असमान है, यहाँ अ है तो यहाँ ई है, क्या है? असमान है। अ है तो ए है, अ है तो उ है, अ है तो औ है, जबकि यहाँ पे देखिए समान है। तो समान या असमान के आधार पर इस तरीके से विभाजन है, आप जानते रहिएगा। समान स्वर 3 होते हैं, असमान स्वर 4 होते हैं। ठीक है, यहाँ से प्रश्न आएंगे तो आप कर ले जाएंगे। तो स्वरों का जो वर्गीकरण है यहाँ पे समाप्त होता है। अब आपका बचता है व्यंजनों का वर्गीकरण। ठीक है, व्यंजनों का वर्गीकरण देख लेते हैं, किन किन भागों में व्यंजनों को वर्गीकृत किया गया है। देखिएगा व्यंजनों का वर्गीकरण, हमने स्वरों का वर्गीकरण देख लिया, उसमें उच्चारण स्थान भी हमने देख लिया, स्वरों का उच्चारण स्थान और किन किन तरीके से प्रश्न पूछे जाते हैं। अब व्यंजनों का वर्गीकरण देखेंगे, उसमें हम पहले व्यंजनों का उच्चारण स्थान के आधार पर वर्गीकृत करेंगे।
मतलब व्यंजन को किस तरीके से किन उच्चारण स्थानों से वर्गीकृत किया गया उनको देखेंगे। फिर दूसरे आधार पर हम प्रयत्न के आधार पर व्यंजनों का वर्गीकरण देखेंगे। ठीक है, प्रयत्न में भी हमने दो प्रकार से बांट रखा है, आंतरिक प्रयत्न और बाह्य प्रयत्न। ठीक है, आंतरिक प्रयत्न और बाह्य प्रयत्न, इनके और भी नाम होते हैं, जब हम इनको डिफाइन करने लगेंगे तो आपको उन नामों से भी परिचित करा देंगे। ठीक है, अब आंतरिक प्रयत्न को भी हम दो तरीके से पढ़ेंगे, अघोष और सघोष। बाह्य प्रयत्न को हम अल्प प्राण और महाप्राण के रूप में पढ़ेंगे। ठीक है, तो इससे आप डायग्राम को बना लीजिएगा, मतलब व्यंजनों का वर्गीकरण आप जब पढ़ेंगे तो इस रूप में आप पढ़ेंगे। मैं अगर आपने नहीं दिख रहा है तो मैं बोल दिया हूँ, आंतरिक लिखा है, बाह्य लिखा है, अघोष सघोष के आधार पर आंतरिक को देखेंगे, बाह्य को अल्प प्राण महाप्राण के आधार पर देखेंगे। ठीक है, तो सर्वप्रथम तो हम उच्चारण स्थान देखेंगे व्यंजनों का, कि व्यंजनों का उच्चारण स्थान कहाँ का कौन सा है और उनसे कौन से व्यंजन वर्ण उच्चारित हुए हैं, जिस तरीके से आपने स्वरों को देखा है। ठीक है, तो आज का पार्ट थोड़ा छोटा रहेगा, आज के पार्ट में हम यही समाप्त करते हैं। कल के पार्ट से हम उच्चारण स्थानों की चर्चा करेंगे व्यंजनों के सेंस में। ठीक है, तो आज के वीडियो में फिलहाल इतना।